नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ काजल सिंह। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर गहमा गहमी का माहौल है। 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम तैयारियां शुरू की जा चुकी हैं, जिससे जुड़ी हर खबर एम न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। सियासत का संग्राम हमारे इस खास कार्यक्रम में आज हम आपको मिलवाने वाले हैं मानवीय भारत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुक्तेश्वर से। मानवीय भारत पार्टी की नींव रखने वाले मुक्तेश्वर ही हैं। आपको बता दें, मुक्तेश्वर मानवीय भारत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो हैं ही, इसके साथ ही इस मासूम पत्रिका के संस्थापक और संरक्षक भी हैं। वो दूरदर्शन के विशेषज्ञ भी हैं और तो और इनका एक आईएएस स्टडी सेंटर भी है। मुक्तेश्वर राजनीति और चुनावी सुधार चाहते हैं। इनका मानना है कि राजनीति शक्ति के बिना सुधार मुमकिन है ही नहीं, लेकिन राजनीति शक्ति से भी सुधार तभी हो सकता है जब राजनीति में सुधार। इसीलिए राजनीति में सुधार इनका प्राथमिक मुद्दा है। आपको बता दें, मुक्तेश्वर अब तक 2000 गांव में चौपाल लगा चुके हैं। मुक्तेश्वर अन्य पार्टी से सहमत नहीं है, इसीलिए वो किसी भी बड़ी पार्टी में शामिल होने से बजाय अपनी एक स्वतंत्र पार्टी गठन की है। उनका कहना है, अन्य पार्टियां आधुनिक वैश्यवृत्ति का सहारा लेकर अपने वोट बैंक भरती है, लेकिन मुक्तेश्वर अपने काम और जनता के हित के लिए अपने विचारों के सहारे राजनीति में रहना चाहते हैं। मुक्तेश्वर अभी तक युवाओं के लिए कई आंदोलन भी कर चुके हैं। इसके साथ ही छात्रों के लिए आंदोलन चला रहे हैं और चला भी चुके हैं। आइए जानते हैं 2022 में विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ कहना है मुक्तेश्वर का। सियासत के संग्राम में आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं मानवीय भारत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, मुक्तेश्वर जी से। आइए आज हम उनसे जानेंगे कि 2022 के लिए उन्होंने कितनी तैयारी कर रखी है, क्या मास्टर स्ट्रोक है, उनका क्या चुनावी एजेंडा है। इससे पहले उनसे रूबरू करवाने से पहले आपको बता दें कि वो इस मासो एक पत्रिका है जिसके वो संस्थापक भी रह चुके हैं, संरक्षक भी रह चुके हैं और आईएएस सेंटर भी चलाते हैं। तो आइए उनसे राजनीति से लेकर उनकी जो ये काफ़ी कार्य हैं उनके बारे में भी जानेंगे और बता दें आपको साथ ही साथ कि वो दूरदर्शन में विशेषज्ञ भी रहे हैं। तो आइए तमाम मुद्दों पर इनसे बातचीत करेंगे और चर्चा करेंगे और जानेंगे कि 2022 में इनका क्या मास्टर स्ट्रोक है। मुक्तेश्वर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मास्टर स्ट्रोक तो 2022 का जब परिणाम निकलेगा तब पता लगेगा जी। और मास्टर स्ट्रोक लोग मानते हैं सफलता असफलता को, लेकिन मास्टर स्ट्रोक को अगर प्रयत्न के रूप में देखा जाए तो निश्चित रूप से हम मास्टर स्ट्रोक चलेंगे, क्योंकि हमारा मुख्य मुद्दा है राजनीतिक सुधार और चुनावी सुधार। हम कुछ भी सुधार कर लें, लेकिन राजनीतिक सुधार और चुनावी सुधार नहीं होगा तो देश का कल्याण नहीं होगा और कोई विकास नहीं होगा। जी सर, आपका एक आईएएस सेंटर भी चल रहा है, तो मैं जानना चाहूँगी कि उसके बारे में भी कि वो किस तरह से चला रहे हैं और आपने उसकी शुरुआत किस तरह से की, कैसा सफ़र रहा आपका उसमें। आईएएस स्टडी सेंटर को चलाना तो उस समय की दृष्टि से एक चुनौती का काम था, क्योंकि 79 में हिंदी मीडियम लागू हो गया था। कोठारी कमीशन की रिपोर्ट के बाद हिंदी मीडियम में न तो पुस्तकें लड़कों को उपलब्ध थी और न तो गाइडेंस उपलब्ध था। इन स्थितियों में हमने इलाहाबाद में अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी मीडियम में भी सेंटर खोला और हिंदी मीडियम के तमाम विद्यार्थियों को एक हमने स्टेज दिया जिस पर आकर वो अध्ययन करें और सफलता लें। और मैं सौभाग्यशाली रहा कि बहुत बड़ी संख्या में लोगों को सफलता मिली और 2-3 साल बीतते बीतते अनेक अन्य लोगों ने भी हिंदी बेल्ट में आईएएस स्टडी सेंटर खोले। उनमें से कुछ हमारे छात्र भी रहे, कुछ छात्र नहीं भी रहे, और एक माहौल सा बन गया कि गाइडेंस मिले यूपी के, बिहार के, राजस्थान के, मध्य प्रदेश के छात्रों को। आपकी जो मानवीय भारत पार्टी है, इसके आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो इस पार्टी की स्थापना कब हुई और कैसे ये 2022 में उभर कर आने वाली है, कुछ इसके बारे में चर्चा करिए। हम 36 साल पहले आईएएस स्टडी सेंटर खोले। आपके दर्शक और आप इमेजिन कर सकते हैं कि उस समय मेरी उम्र क्या रही होगी। और ऐसी स्थिति में जबकि दिल्ली के में ही केवल 2 स्टडी सेंटर थे और दिल्ली के बाहर कहीं देश में नहीं था। हम अपने मुंह से तो नहीं कहेंगे, लेकिन कोई भी राष्ट्रीय चुनौती हो उससे जूझना और अगर वो नकारात्मक है तो उसके लिए संघर्ष करना
हमारी प्रवृत्ति में है, हमारे एटीट्यूड में है। और उसी क्रम में हम मीडिया में भी आए, उसी क्रम में हमने कुछ मूवमेंट भी चलाए, उसी क्रम में हम सोशल वर्क किए और कम से कम 2000 गांवों में चौपाल लगाकर हम जन सामान्य से रूबरू हुए। और जब मुझे समझ में आया कि संविधान के लागू होने के बाद और ख़ास करके 1990 के बाद अब सोशल वर्क का स्थान नहीं रह गया है, अब राजनीतिक शक्ति प्राप्त किए बिना कोई भी बड़ा सुधार व्यापक नहीं हो सकता। आपका वोट बैंक कितना होगा और 2022 में आपके मतलब क्या चुनावी एजेंडे हैं, किस आधार पर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? वोट बैंक तो लोग कहते हैं आपका जातिगत आधार का है, आपका धार्मिक आधार क्या है, इसको हम सिरे से खारिज करते हैं। तो मेरे पास कोई वोट बैंक नहीं है और मतदाता हमारे लिए बैंक नहीं है। और बिना वोट बैंक के हम अपने विचारों से और अपने आत्मविश्वास से आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ के दिखाएंगे। कहीं ऐसा संभव नहीं है कि मतलब आपकी पार्टी आगे चलकर किसी और पार्टी में विलय हो जाए? ऐसा प्रश्न पूछ के आप अप्रत्यक्ष रूप से हमको गाली दे रही हैं। जी नहीं सर, हमको लाइजनर कह रही हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर मैं अन्य पार्टियों से सहमत होता तो मैं नई पार्टी क्यों बनाता? अर्थात जो एग्जिस्टिंग बड़ी पार्टियां हैं उनसे मैं सहमत नहीं हूं, और अगर मैं उनसे समझौता करने जाता हूं तो इसका तात्पर्य है हम पार्टी केवल लाइजनिंग के लिए और स्वयं को MP MLA बनने के लिए, मंत्री बनने के लिए बनाए हैं। हमारे दर्शक आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने अभी तक कोई राष्ट्रहित या जनहित का ऐसा कार्य किया हो जिससे वो आपसे प्रभावित हो? राष्ट्रहित और जनहित का कार्य करने की इकाई होती है इंडिविजुअल, और व्यक्तिगत रूप से हमने एक इकाई के रूप में कीचड़ नहीं फैलाया है, यथासंभव कीचड़ को साफ किया है, नंबर 1। नंबर 2, ग्रामीण क्षेत्र के स्थानीय भाषा के युवाओं को, छात्रों को हमने मंच दिया, यथासंभव उनको मार्गदर्शन किया। तीसरी बात, जब जब युवाओं के लिए बात उठी तो हमने आंदोलन चलाया। राजनीति में वोट पाके चुनाव जीत जाना इतिहास गवाह है, सफलता असफलता से मत आंकिए। किसने राजनीति को शुद्ध करने के लिए, समाज को शुद्ध करने के लिए संघर्ष किया, ये मायने रखता है। और उस संघर्ष में कभी कभी अच्छे लोग जब आ जाते हैं तो थोड़ा बहुत सुधार भी हो जाता है जी। और उस सुधार की प्रक्रिया से ही हम लोग आज यहाँ हैं। सुधार हुआ है 70 साल में, ऐसा नहीं है किसी ने कुछ नहीं किया है, लेकिन पिछले 30 साल में देख लीजिए उत्तर प्रदेश की राजनीति जाति और धर्म पर बट गई है। राजनीति मतलब हम किसी भी क्षेत्र में जाते हैं तो हमारा कोई ना कोई गुरु होता है, तो राजनीति में आपका गुरु कौन है? किसके पद चिन्हों पर आप चलना चाहते हैं? किसे अपना मार्गदर्शक मानते हैं? देखिए, गुरु तो बहुत हैं हमारे, गुरु तो आप भी हैं, आपने पहल की और सामान्य तौर पर छोटी पार्टियां स्वयं पहल करती हैं। किसी ने परसों ही हमसे पूछा मीडिया कैसे मैनेज करेंगे? हमने कहा हम मीडिया मैनेज नहीं करेंगे, मीडिया को मजबूर करेंगे। और आप बिना मजबूर किए मेरे पास आई, राइट? मीडिया को मजबूर करेंगे अपने विचारों से, मैनेज नहीं करेंगे। तो हम आपसे भी सीख रहे हैं। रही बात, हम आइकॉन के पचड़े में आप देख सकते हैं जी। अगर भारत को, देश को किसी ने राष्ट्रीय स्वरूप दिया तो उसमें 3 नाम आते हैं राजनीतिक रूप से जी। अकबर, अशोक, अकबर और नेहरू जी। तीनों के नाम पर वोट लोगों को नहीं मिलते जी। अकबर ने सुलह कुल की नीति दी, सबको साथ ले चलने की नीति दी, धर्मनिरपेक्षता की नीति दी। नेहरू ने आधुनिक सोच दी, सारे इंस्टीट्यूशंस बनाए, नेहरू के नाम पर वोट नहीं मिलता। और अगर वैचारिक कोई क्रांति दिया तो गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया। गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर, फिर अंबेडकर जी ने दलित चेतना दी। ये मेरे आइकॉन हैं, लेकिन मैं अभी यही फोटो लगा दूंगा तो इसी पचड़े में पड़ जाऊंगा। आप ही 3 लोगों में कोई कहेगा नेहरू का क्या योगदान है, अकबर का क्यों योगदान है, अकबर का लगाए तो राणा प्रताप क्यों नहीं लगाए। हम कहाँ कह रहे हैं राणा प्रताप खराब हैं, लेकिन देश को
अकबर ने दिया। हम कहाँ कर रहे हैं पटेल खराब है, पटेल का भी बहुत योगदान है, लेकिन देश को अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर नेहरू ने पहुँचाया। राम मोहन राय, मैं आपको एक उदाहरण दूं। हमारे यहाँ लड़कियाँ आती हैं तो पहले हम पूछते हैं एडमिशन लेते समय तुम्हारा क्या आदर्श है। आश्चर्य की बात, किसी लड़की ने अभी तक IAS तैयारी करने वाली राम मोहन राय का नाम नहीं लिया। रानी लक्ष्मीबाई जो स्वार्थ के लिए लड़ी वो आइकान आपकी हैं, और राम मोहन राय जो सती प्रथा का अंत कराए और महिलाओं को के लिए संघर्ष किए, जा के लाठियाँ खाए, वो किसी के आदर्श नहीं है। दिस इज द प्रॉब्लम। तो आप पूछती हैं कि आप के आइकान कौन है। मेरा आत्मविश्वास, मेरा साहस, मेरा चिंतन और मेरी समाज के लिए और जनता के लिए, देश के लिए जो दृष्टि है वही मेरा आइकान होगा। और सीख तो हम सबसे रहे हैं, ये महापुरुष हमारे सामने हैं। जी, 2022 में क्या मतलब आप टिकट देने की भी तैयारी कर रहे हैं? पूरी तरह से हम 402 सीटों पर लड़ाएंगे जी। एक इंटरेस्टिंग बात बता दें, इस बार वो धोखा नहीं होगा। पिछली बार हम पार्टी बनाए थे, 17 में ही चुनाव हो गया था, 18 में हमारा 16 में रजिस्ट्रेशन हुआ था। हमने 70-80 लोगों को टिकट दे दिया। सबको पता नहीं था हमारे विचार। दूर दूर से जो नाम सुने सोचे नई पार्टी है, कहीं से निकाले गए होंगे, कहीं से नहीं, तो आए और कहे कि सर क्या मदद करेंगे, कैसे करेंगे। हम कहा 14 लाख है लिमिट, 3-4 लाख खर्च कर सकते हो। जनता को पैसा आपको नहीं देना है, न हमको पैसा देना है और न हम पैसा आपको देंगे। हम पैसा देने का मतलब हम उद्योगपति से पैसा ले लिए, और फिर जब आप जीतेंगे तो हम उद्योगपति को राज्यसभा में भेज देंगे केजरीवाल की तरह, आप लोगों को निकाल के बाहर करेंगे। ठीक है, तो हमने सारे टिकट कैंसिल कर दिए, और चूंकि चुनाव आयोग को हम लिख चुके थे इसलिए 2-3 सीटों पर सिंबॉलिक लड़ाए। राइट, इस बार वो चूक नहीं होगी। इस बार अभी हम प्रत्याशी के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। अभी हम 1 सितंबर से, इसको अभी मत कहिएगा, ऑफ रिकॉर्ड है ये बात जी, हम पूरे प्रदेश का भ्रमण करेंगे, जनता को समझेंगे। जैसे आप लोग आए हैं ऐसे कुछ अच्छे लोग भी आएंगे। जब उन अच्छे लोगों को छांटेंगे तो नवंबर से दूसरा फेज हमारा शुरू होगा। तब हम कहेंगे कि आप यहाँ से लड़ सकते हैं, आपके लिए मैं तैयारी करूँगा। राइट, मुक्तेश्वर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। तो आपने मानवीय भारत पार्टी के राष्ट्र अध्यक्ष मुक्तेश्वर को सुना, उनके विचारों को भी जाना। मुक्तेश्वर फिलहाल समझौते के पक्ष में नहीं है, लेकिन उनका कहना है अगर भविष्य में कोई पार्टी उनके विचारों को सुनेगी, समझेगी और स्वतंत्र रूप से उनके कार्य में उनकी सहायता करेगी, तब वो कभी समझौते के बारे में सोचेंगे। इसी तरह हम आपको और राजनीतिज्ञों से मिलवाएंगे, और तो और आगामी विधानसभा चुनाव से जुड़े हर खबर आप तक पहुंचाएंगे। आप बने रहिए एम न्यूज़ के साथ। If you like this video, hit the like button and press the bell icon to never miss an update from